दुनिया में एक और जहां महंगाई और मंदी की आहट की बात हो रही है, वहीं भारत की तस्वीर इससे बिल्कुल उलट है। और ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार दूसरे महीने रिटेल महंगाई के आंकड़ों में गिरावट देखने को मिली है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश आव में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बना भारत अब ऐसे वक्त में भी दुनिया के सामने मिसाल पेश कर रहा है जब पूरी दुनिया महंगाई की मार से जूझ रही है। और इतना ही नहीं, मंदी की आहट तले अमेरिका जैसी बड़ी इकॉनमी का भी दम फूल रहा है। कुछ देश दिवालिया हो चुके हैं तो कुछ होने के मुहाने पर। लेकिन मौजूदा तस्वीर देखते हुए लगता है कि भारत ने इन तमाम चुनौतियों से कहीं ना कहीं पार पा लिया है और आत्मनिर्भर भारत अब बदलने की राह पर है, आगे बढ़ने की राह पर है। तो आज स्वदेश आवर की शुरुआत करेंगे इसी अहम मुद्दे के साथ, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान भी जुड़ेंगे जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले महंगाई के आंकड़ों में आई ये नरमी भारतीय इकॉनमी के लिए क्या संकेत दे रही है, इसे समझने की कोशिश हम करेंगे। इस पर विस्तार से बता रही हैं ईटी नाउ की कंसल्टिंग एडिटर मैथिली भूसनूर मठ। धन्यवाद। ये तो खुशखबरी है कि जैसे आपको मालूम है कि आम आदमी के हिसाब से सबसे बड़ी समस्या यही थी, महंगाई की समस्या सबसे बड़ी समस्या थी। तो जब तक हम जनवरी से चल रहे हैं 6% से ऊपर था इन्फ्लेशन, जो हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन या रिटेल इन्फ्लेशन, और इस साल पहली बार 6% से कम आया है, 5.88% आया है। और खासकर इसमें खाद्य पदार्थ में कमी आई है। खाद्य पदार्थ में जो है 4.7% है, पहले जो था पिछले महीने था 7% से ज्यादा था। तो महंगाई की कमी जो हुई है वो खाद्य पदार्थ में है। और जैसे हमारे देश में हम जानते हैं, जो कंजम्पशन बास्केट जो हम कहते हैं, जो आम आदमी जो कंज्यूम करता है, खर्चा करते हैं, वो सबसे ज्यादा फूड आर्टिकल्स में करते हैं। तो इस एरिया में, इस सेक्टर में खाद्य पदार्थों में जब महंगाई की दर कम हो जाती है, वो सबसे ज्यादा खुशखबरी है। तो ये सर्टेनली अच्छी बात है। तो अब रिजर्व बैंक को शायद उनको सोचना पड़ेगा कि पहले जैसे वो जो रेट इंक्रीज कर रहे थे उसी तरीके से करें या थोड़ा सा कम करें। खासकर अगर हम इसके साथ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का भी देखें, जहां पे कंट्रैक्शन हुआ है, 4% कंट्रैक्शन हुआ है। तो ये सर्टेनली, जैसे आपने कहा, ये बहुत फायदा हुआ है रिजर्व बैंक और सरकार के लिए। और महंगाई के इन आंकड़ों में आई नरमी के बाद आखिर आगे क्या राहत मिलेगी, ये बता रही हैं कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सीईओ लक्ष्मी अय्यर। जी, सबसे पहली बात, मैं मैथिली की बात से सहमत हूँ कि ये जो पॉजिटिव न्यूज आया है, ये पहली बार 2022 के जो महंगाई के आंकड़े हैं 6% के नीचे आए हैं, तो एक पॉजिटिव डेफिनेटली है। हालांकि अगर आप तेल के दाम यानी जो फ्यूल और जो खाद्य पदार्थ के दाम को अगर हटा दो, तो जो कोर इन्फ्लेशन आया है वो हल्का सा स्थिर रहा है, स्टिकी रहा है। पर डेफिनेटली जो हेडलाइन इन्फ्लेशन, जो महंगाई के आंकड़े हैं जो आरबीआई देखता है, वो नीचे की तरफ ही है। एक और चीज हमको नजरअंदाज हम नहीं कर सकते कि जो सर्दी के मौसम में आमतौर पे हम देखते हैं कि जो फूड आइटम्स है उनके दाम घटते हैं। तो ये सारी जो डेटा पॉइंट्स है एकत्र होकर, और इसके साथ यूएस के आंकड़े कैसे आते हैं, कल जैसे 14 तारीख को यूएस एफओएमसी का भी निर्णय है, वो रेट हाइक कैसे करेंगे, ये सारी चीजों को मेरे हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स को भी ध्यान रखना होगा, अपार्ट फ्रॉम ओनली डोमेस्टिक फैक्टर्स। बट डेफिनेटली पॉजिटिव चेयर है, लेकिन किस हद तक ये सिलसिला जारी रहेगा और क्या टोन में बदलाव आएगा, ये देखना बहुत जरूरी होगा। और आखिर इस पूरे आंकड़े के मायने क्या हैं, इसको आसान भाषा में समझने के लिए रुख करते हैं गरिमा कपूर का, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं और सीनियर वीपी हैं एलारा कैपिटल से। गरिमा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाव स्वदेश में। और जिस तरह से हम देख रहे हैं 11 महीने के निचले स्तर पर जो है वो महंगाई का आंकड़ा आया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरबीआई का तय दायरा था 2 से 6% वाला, जो उनकी लाइन थी, उस दायरे में भी है। फिर भी जिस तरह से खाद्य महंगाई दर है या बाकी चीज़ें हैं, उन सभी मोर्चों को अगर देखें तो इसे बेहतर संकेत मानेंगे, या अभी थोड़ा और हमें कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में देखना होगा? क्योंकि कई एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि आमतौर पर जो ये सीज़न होता है सर्दियों का, इसमें खाद्य पदार्थों में नरमी आती ही है।
जी सही कह रहे हैं जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। ये एक्चुअली दो तीन कारण की वजह से ये नंबर एक्चुअली बिलो एक्सपेक्टेशन आया है। मेरा खुद का एक्सपेक्टेशन 610 था, जो ऑलरेडी बिलो कंसेंसस था। मेरे खुद के एक्सपेक्टेशन से भी ये 20 बेसिस पॉइंट कम आया है। दो तीन चीजें इसमें देखने के लिए है। एक तो इसमें बेस इफेक्ट पॉजिटिव था, तो जिसके जिसके चलते एक्सपेक्टेशन था ही कि थोड़ा पिछले मंथ के कंपैरिजन में ये डेटा कम ही आएगा। सेकेंड, जो एमओएम इन्फ्लेशन है, मंथ ऑन मंथ सिक्वेंशियल अपटिक होता है हाउसिंग में, वो थोड़ा सीजनल के हिसाब से कम आया है। और थर्ड जो आप फैक्टर कह रहे हैं, जो बाकी एक्सपर्ट्स ने भी कहा है, कि फूड इन्फ्लेशन इस दौरान विंटर मंथ्स में गिरता ही है। तो आप देखेंगे अगर सब्जियों के दाम मंथ ऑन मंथ डेटा देखेंगे तो 8% से ज्यादा गिर चुके हैं। लाइकवाइज अगर आप फ्रूट देखेंगे तो वो भी ऑलमोस्ट 2% से करेक्ट हो चुके हैं। अगर आप रिटेल स्पेंडिंग, रिटेल डेटा देखें, जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स रिलीज करता है, ये ट्रेंड दिसंबर में भी जारी रहा है। तो एंड नवंबर से लेके अब तक दिसंबर तक एवरेज अगर मैं तीन सब्जियों के दाम जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री देता है उनको देखूं, तो ऑलरेडी 10% के आसपास गिरावट हो चुकी है। मतलब ये जो ट्रेंड है, जो सीजनल ट्रेंड है विंटर का, ये लगातार रहेगा। बट इसके चलते जो सस्टेनेबल इंक्रीज आपको, सस्टेनेबल डिक्लाइन जो आपको सीपीआई में चाहिए, सस्टेनेबली बिलो 6%, वो फरवरी मार्च के पहले नहीं आएगा। और क्योंकि कोर सीपीआई भी बहुत एलिवेटेड है, स्टिकी रहा है, इनफैक्ट 6.04 मोर देन 6% आया है मेरे चलते, इसके चलते आरबीआई फिर भी जो फेड पॉलिसी है उसमें 25 से 35 बेसिस पॉइंट हाइक कर सकता है, बिकॉज कोर इन्फ्लेशन उनका फोकस रहा है हाल ही के पॉलिसीज में। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ और समझना चाहेंगे आपसे कि अ, कितना अहम होता है ये जो कंसिस्टेंसी है। अगर हम जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जिस तरह का अनुमान रहा है उससे भी बेहतर कहीं ना कहीं ये आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद हमें कितना कंसिस्टेंट रहना होगा कि हम सामान्य स्तर पर पहुंचें और जो कह सकते हैं कि बाकी मोर्चों पर अगर हमें लाभ पाना है, या जो एक टाइटनिंग चल रही है इकॉनमी को लेकर, वो उसमें नरमी आए, उसको लेकर हमें कितना कंसिस्टेंट होना होगा? देखिए, जो कोर इन्फ्लेशन है, अगर हम देखेंगे, अगर हम उसको दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक तो कोर इन्फ्लेशन मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स का, और एक कोर इन्फ्लेशन सर्विसेज कंपोनेंट का विद इन सीपीआई। उसमें आप देखेंगे तो जो कोर इन्फ्लेशन गुड्स का है, वो काफी काफी लेवल तक जाके रुक चुका है, अबाउट 7%। लेकिन जो सर्विसेज इन्फ्लेशन का कोर इन्फ्लेशन है, वो अभी भी 6% तक नहीं पहुंचा है। और अगर आप देखेंगे डिमांड इकोनॉमी में, कॉन्टैक्ट हैवी सर्विसेज में अभी भी बहुत स्ट्रांग चल रही है। इसका क्या इंटरप्रिटेशन है? इसका मतलब ये है कि डिमांड स्ट्रांग है, और कैचअप जितना गुड्स में हुआ है उतना सर्विसेज में नहीं हुआ है। मतलब इसके चलते अभी भी सर्विस सेक्टर में प्राइसिंग पावर है। मतलब अगर रीजनेबल लेवल तक आपको इन्फ्लेशन बिलो 5% लाना है, तो ये सर्विसेज और ये कोर इन्फ्लेशन है, उस पर हमको कंट्रोल लाना पड़ेगा। और वो प्रोबेबली फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक होता हुआ नहीं दिख रहा है। तब तक एटलीस्ट नियर टर्म विजिबिलिटी है कि जो आपका सर्विसेज डिमांड है वो बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से उसमें प्राइसिंग पावर भी काफी इफेक्टिव है, जिसके चलते ये कोर इन्फ्लेशन है थोड़ा बहुत स्टिकी रह सकता है। तो मेरे ख्याल से अनदर क्वार्टर और सो, जिसके पहले हम सस्टेनेबली 5 to 5.5 रेंज में आ पहुंचे। बिल्कुल। फिर भी अगर हम चिंताओं की बात करें, तो आपकी चिंताएं कहाँ ज़्यादा नज़र आ रही हैं, जहां पर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि स्थितियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं हो रही हैं? नहीं, जैसे मैंने कहा कि सर्विसेज इन्फ्लेशन में मैं एक्चुअली सॉफ्टनिंग देखना चाहूंगी, जहां पर कंफर्टेबली कहा जा सके कि अभी प्राइसिंग पावर खत्म हो चुकी है। वो प्राइसिंग पावर हमको गुड्स में तो खत्म होते दिख ही रही है। जैसे अर्बन डिस्क्रिशनरी डिमांड है, ड्यूरेबल डिस्क्रिशनरी कंपोनेंट्स का कहें, वो तो ऑलमोस्ट डीग्रो हो रहा है, तो जहां पे प्राइसिंग पावर नहीं आ रही है। सेकेंड, एक एक हमको ये देखना होगा, ऑल्दो ग्लोबल स्तर पे ऑयल प्राइसेस करेक्ट हो गए हैं, क्रूड प्राइसेस इंडियन क्रूड बास्केट का $75 के बिलो पहुंच गया है, लेकिन क्योंकि ओएमसीज ने जुलाई से लेके अब तक प्राइसेस नहीं चेंज किए हैं, उनका थोड़ा कैचअप बाकी है, जिसके कारण वो पास थ्रू नहीं कर पा रहे। अगर ये प्राइसेस एक महीने तक इसी लेवल पर रहे, तो नेचुरली ओएमसीज ब्रेक इवन कर कर प्रॉफिटेबिलिटी रेंज में आ जाएंगे, जिससे हमको एक्सपेक्टेड है मे बी एंड ऑफ दिसंबर या अर्ली जनवरी में थोड़ा पास थ्रू रिटेल लेवल पर भी हम महसूस कर सकते हैं। तो आई थिंक ये दो तीन फैक्टर्स है जिनको मैं देखूंगी वेरी क्लोजली, कि कितनी सस्टेनेबिलिटी है ऑयल प्राइसेस की। और सेकंड, जैसे मैंने कहा, ये सर्विसेज का जो इन्फ्लेशन कंपोनेंट है, वो कितने कंफर्ट जोन में कितने जल्दी पहुंच रहा है, ताकि हमारा कोर इन्फ्लेशन 6% के नीचे कंफर्टेबली आ सके।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जाहिर सी बात है इन सब के बीच में जिस कंज्यूमर की बात हो रही है उन सब के बीच में बार बार जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसकी चर्चा होती है। ऐसे में आपको लगता है क्या क्या कब तक उम्मीद है कि ये जो नरमी है वो नज़र आ सकती है, और या आपको अभी लग रहा है कि ये जो है सीजनल नरमी है इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला? देखिए, ये सीजनल नरमी है, लेकिन अगर हमें एक महीने पहले इसके बारे में सोचते तो सबको लग रहा था कि जो सीजनल नरमी आती है वो इतनी ना आए, क्योंकि तभी बहुत इराटिक मानसून हुए थे। सबका डर यही था। जिस तरीके से बरसात हुई थी, बहुत अनइवन हुई थी, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज में जैसे नॉर्थ वेस्ट फॉर एग्जाम्पल यूपी के कई इलाकों में बारिश हुई नहीं थी और बाकी के इलाकों में बहुत हुई थी। तो पहले एप्रीहेंशन था, ऐसे डर था कि जो नॉर्मल सीजनल वीकनेस होता है फूड में वो आएगा कि हमेशा से कम आएगा। आज के डेटा पॉइंट से इतना तो कंफर्म हो गया है, वो नॉर्मल स्तर पर ही आएगा। सेकंड, हमने जो रूरल में हाल ही में चैनल चेक्स किए हैं उससे मैं कंफर्म कर सकती हूँ कि जो आने वाला रबी का आउटपुट रहेगा वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट रहेगा, जिसके चलते हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि जो सीरियल इन्फ्लेशन अभी काफी स्टिकी रहा है पिछले कई महीनों से 1%, 1.5%, कई बार 2% से भी मंथ ऑन मंथ बढ़ रहा है, वो भी शायद थोड़ा सॉफ्टनिंग या मॉडरेशन की तरह आने लगे बाय समझ फरवरी या मार्च नेक्स्ट ईयर। तो इसके चलते मुझे लगता है ऑल्दो आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी विल बी हैप्पी कि ये डेटा एनकरेजिंग है, एटलीस्ट सब 6% प्रिंट है फॉर द फर्स्ट टाइम इन 10 मंथ्स। लेकिन जब तक कोर इन्फ्लेशन सस्टेनेबली नीचे नहीं आता और जब तक हमको सिग्नल्स नहीं लगते कि ये सब 6 प्रिंट सस्टेन होगा, अभी ऐसा भी हो सकता है कि दिसंबर और जैन का प्रिंट अबव 6% रहे और कोर इन्फ्लेशन को नीचे आने में काफी टाइम लगेगा। जैसे मैंने कहा, मैं कोर इन्फ्लेशन का सॉफ्टनिंग बिफोर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर नहीं देखती। इसके चलते शायद एमपीसीए व्यू ले कि अभी ऑलमोस्ट 35 बेसिस अगर हमने इस पॉलिसी में किया है, अगर ये सस्टेन रहा, अगला प्रिंट जो रहेगा दिसंबर में, तो देन प्रोबेबली 25 बेसिस हाइक करने के बाद हम एक प्रोलॉन्ग पॉज पर जा सकते हैं। बिल्कुल, और आप हमारे साथ बने रहिए। और महंगाई के मोर्चे पर राहत तो जरूर मिली है, लेकिन अक्टूबर महीने में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है यानी आईआईपी में 4% की गिरावट आई है। नए आंकड़ों पर अगर गौर करें तो ये पिछले 26 महीने में सबसे निचले स्तर पर है। इंफ्रा गुड्स आउटपुट घटने के साथ माइनिंग और एनर्जी प्रोडक्शन में कमजोरी आने से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 4% की गिरावट आई है। अक्टूबर 2021 में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 4.2% बढ़ा था। एनएसए की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक सालाना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ 3.3% से घटकर -5.6% हो गई है। और लगातार हम जब चर्चा कर रहे हैं तो इसमें जाहिर सी बात है कि इन चीज़ों को समझना होगा। गरिमा जी हमारे साथ बनी है। गरिमा जी, एक तरफ तो राहत है, लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वहाँ पर जो है वो एक तरह की मुश्किलात हम लगातार सामना कर रहे हैं। और ये एक ऐसा सेक्टर है जिसको जॉब क्रिएशन के लिए सबसे अहम फैक्टर माना जाता है। कैसे ऑब्जर्व करेंगी इन पूरे आंकड़ों को? देखिए, इसमें 2-3 एंगल्स हैं। ऑल्दो कंसेंसस था और मेरा भी खुद का एक्सपेक्टेशन था कि ये -1% आएगा, तो डीग्रोथ का तो एक्सपेक्टेशन था, लेकिन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा डीग्रोथ रहा है। अब इसमें 2-3 कारण ये भी हो सकते हैं कि देखिए, अक्टूबर में इस टाइम दिवाली थी, पिछले साल दिवाली नवंबर में थी, तो जो पेंटअप आता है और जो प्री फेस्टिव बूस्ट आता है वो अलग अलग महीनों में आया। सेकेंड, बिकॉज दिवाली अक्टूबर में थी और उसके साथ दशहरा भी अक्टूबर में था, तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज कम है, जिसकी वजह से आपका ग्रोथ और नेचुरली इन टर्म्स ऑफ पर डे आउटपुट भी घट जाता है। तीसरा, इंडिया में बहुत ज्यादा मायने ज्यादा इंटेंसिटी से अगर आप देखें तो इंडिया में ऑलमोस्ट थर्ड वीक अक्टूबर तक या 24 से 25 अक्टूबर तक बरसात हो रही थी, जिसके चलते इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक्टिविटीज या फिर माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज बहुत वीक होती है, जिसके कारण सीजनल आपका रिकवरी जो होता है इलेक्ट्रिसिटी डिमांड में और आउटपुट में वो भी थोड़ा कम रहा। इस टाइम इलेक्ट्रिसिटी का नंबर कम है। तो अगर मैं इन सब चीजों को जोड़ूं तो प्रोबेबली एक्सपेक्टेशन है कि इनमें से कहीं 3 आउट ऑफ 4 थिंग्स इनमें से अगले महीने टर्न अराउंड हो जाएंगी। आपका बेस इफेक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, आपका एट द सेम टाइम बरसात का इफेक्ट निकल जाएगा, एंड एट द सेम टाइम देखेंगे तो रूरल में थोड़ी थोड़ी रिकवरी आ रही है। अगर आप पर्टिकुलरली आईआईपी के कंपोनेंट्स को देखिए तो नॉन ड्यूरेबल्स और ड्यूरेबल्स दोनों बहुत स्ट्रांगली डीग्रो किए हैं। अब ड्यूरेबल्स का वीकनेस होना तो जाहिर है, बिकॉज हमको ऑलरेडी फीडबैक मिल रहा है, कंपनीज के रिजल्ट से भी पता चला है कि जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी डिमांड है वो वीक हो चुके हैं, बिकॉज प्राइस पॉइंट्स बहुत अनअट्रैक्टिव हो चुके हैं।
लेकिन जो नॉन ड्यूरेबल डिमांड है वो भी बहुत स्ट्रांगली डबल डिजिट में डिग्रो हुई है। इसका एक ये कारण हो सकता है कि रूरल डिमांड जो है, रूरल कैश फ्लो जो है, जो हार्वेस्ट करते हैं हम हमारे खरीफ क्रॉप को, नॉर्मली हम अक्टूबर में हार्वेस्ट करने लग जाते हैं, तो हमारे पास अक्टूबर एंड तक हाथ में पैसे होते हैं। इस टाइम बिकॉज मॉनसून एक्सटेंडेड थी, अक्टूबर एंड तक बरसात होती रही, एग्रीकल्चर हार्वेस्ट जो हुआ है खरीफ का वो नवंबर में हुआ है। तो कैश फ्लो जो आए हैं फार्मर्स रूरल इंडिया के हाथ में वो डिलेड रहे हैं और नवंबर में आए हैं। जो हमने जो चैनल चेक्स किए हैं हाल ही में रूरल इंडिया में, उससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि अक्टूबर के कंपैरिजन में नवंबर में एफएमसीजी वॉल्यूम में थोड़ी तो इम्प्रूवमेंट दिख रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आगे वाला जो नंबर आपका आएगा नवंबर में, आपको नॉन ड्यूरेबल ग्रोथ जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी से ना गिरे और आपको थोड़ी इम्प्रूवमेंट दिखे। बट क्लियरली इस मंथ के नंबर के बाद जो मेरा 7.1% ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है उसको मैं सर्टली रिवाइज करूंगी। आरबीआई ऑलरेडी उसको रिवाइज कर चुके हैं 6.8% पर, तो क्लियरली उसमें डाउनसाइड लगता है। बट हम एक दो महीने का डेटा और देखना चाहेंगे इसके पहले कि हम कंफर्म कर सके कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सीरियसली बहुत वीकनेस की जोन में आ चुका है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका हमसे जुड़ने के लिए गरिमा जी, और इन सारे पहलुओं को बहुत ही आसान भाषा में आपने हमारे दर्शकों के सामने रखा, और इन आंकड़ों के क्या मायने हैं और आगे किस तरह के संकेत हैं, इन सारी बातों का विश्लेषण किया। बहुत बहुत शुक्रिया शो में जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के पूरे होने की गारंटी सुनिश्चित करने के मकसद से इंश्योरेंस कंपनियों के श्योरिटी बॉन्ड्स की शुरुआत होने जा रही है। बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस 19 दिसंबर को देश का पहला श्योरिटी बॉन्ड लॉन्च करेगा। ईटी नाउ स्वदेश को सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक हाईवे डेवलपर्स को बैंक गारंटी लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए श्योरिटी बॉन्ड बैंक गारंटी का विकल्प होंगे। इंफ्रा कंपनियों के लिए लिक्विडिटी की दिक्कत कम होगी और इनडायरेक्ट लागत कम करने में भी मदद मिलेगी। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश संवाददाता अनुराग शाह। 10 महीनों के इंतजार के बाद श्योरिटी बॉन्ड की शुरुआत होने जा रही है। बजट के अंदर श्योरिटी बॉन्ड का ऐलान किया गया था वित्त मंत्री के द्वारा, उसके बाद इंश्योरेंस रेगुलेटर आईडीए ने भी इसको मंजूरी दी थी और अब जो है 19 तारीख को पहला श्योरिटी बॉन्ड के प्रोडक्ट है वो लॉन्च हो रहे हैं। बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के द्वारा ये श्योरिटी बॉन्ड लॉन्च किए जाएंगे और आने वाले दिनों में जो बाकी कंपनियां हैं, बाकी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं, वो भी श्योरिटी बॉन्ड के प्रोडक्ट जो है ऑफर करेगी। श्योरिटी बॉन्ड जो है वो बैंक गारंटी का एक प्रारूप है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां, हाउसिंग कंपनियों के लिए काफ़ी दिक्कत होती है बैंक गारंटी में, कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। तो श्योरिटी बॉन्ड में इंश्योरेंस कंपनियां एक मिनिमम प्रीमियम वसूल करके प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने की गारंटी देगी। शुरुआत में कंपनियों को कुछ शर्तों में दिक्कत थी, लेकिन अब जो है वो पहला जो है श्योरिटी बॉन्ड बजाज अलायंस लॉन्च कर रही है और आने वाले दिनों में बाकी कंपनियां भी श्योरिटी बॉन्ड के प्रोडक्ट जो है जनरल इंश्योरेंस कंपनियां लाएगी। इसमें जो दोनों पक्षकार है, हाईवे कॉन्ट्रैक्टर से लेके इंश्योरेंस कंपनियां के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियों को प्रीमियम मिलेगा उनको श्योरिटी देने के बदले, और हाईवे कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए जो वर्किंग कैपिटल को फ्रीज करना पड़ता था, जो बैंक गारंटी नहीं मिल पाती थी और उनकी जो इनडायरेक्ट कॉस्ट बढ़ जाती थी, तो वो जो तमाम दिक्कतें हैं वो इससे दूर होगी। बढ़ते आगे। अप्रैल 2019 से नवंबर 2022 के बीच गेमिंग कंपनियों की ओर से करीब 2300 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी के मामले में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि अधिकारियों की ओर से मामले की जांच की जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी मेघना मित्तल। जी, ऑनलाइन गेमिंग में जो जीएसटी इवेजन जो पाया जा रहा है, टैक्स ऑफिशियल्स उसे प्रोब कर रहे हैं। जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी जी हैं, उन्होंने आज लोकसभा को ये बताया कि ₹23,000 करोड़ का टैक्स इवेजन पाया गया है। अप्रैल 2019 से अब तक अगर लेकर बात करें, ये जो पीरियड है 3 से 4 साल का, ये अभी टैक्स ऑफिशियल्स प्रोब कर रहे हैं और ये 23,000 करोड़ रुपीज़ का टैक्स इवेजन पाया गया है। ये याद रखिए कि हम गेम्स क्राफ्ट को भी एक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी जिसको जीएसटी इवेजन की वजह से टैक्स नोटिसेस भेजे गए थे, क्योंकि वो जो कंपनीज़ हैं ये 18% जीएसटी पर टैक्स पे कर रही हैं, ना कि 28%। 28% बेटिंग पर है और 18% ऑनलाइन गेमिंग पर। बहुत बार जो ऑनलाइन गेमिंग के जो ये गेम्स हैं ये बेटिंग के कैटेगरी में आ जाते हैं, इसलिए उन्हें 28% जीएसटी पे करना होता है, जो वो नहीं कर रहे हैं। इसलिए जीएसटी
इवेजन में ये पूरा जो सम है 23,000 करोड़ रुपीस का पाया गया है। ये भी हमने आपको पहले बताया था कि जो CBIC है वो अपना ये जो प्रोब है और सारे ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज पर एक्सपैंड कर रही है और भी नोटिस भेजे जा सकते हैं। अगर डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो उसमें भी अप्रॉक्सीमेटली रुपीस 58,000 करोड़ का टैक्स इवेजन पिछले 3 साल में ऑनलाइन गेमिंग जो सेगमेंट है इसमें पाया गया है। तो दोनों ही तरफ से नोटिस जा रहे हैं, चाहे वो GST टैक्स इवेजन को या डायरेक्ट टैक्स इवेजन को लेकर हो। लेकिन ये जो पूरा सेगमेंट है ये टैक्स इवेजन को लेकर काफ़ी जो फोकस में आ रहा है। तो अब ये देखना रहेगा कि GST इवेजन, जैसा कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने आज बताया कि 23,000 करोड़ रुपीस को का टैक्स GST इवेजन है, इसमें आगे क्या क्या नोटिस भेजे जा सकते हैं दूसरे ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज को भी आने वाले समय में। बढ़ते आगे, दूसरी करेंसीज के मुकाबले रुपए की स्थिति मजबूत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर इस बात को दोहराया। लोकसभा में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत की इकॉनमी भी मजबूत स्थिति में है। इसके साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भारत की ग्रोथ स्टोरी पर सबको गर्व होना चाहिए, लेकिन संसद में कुछ लोग इसे मजाक के तौर पर लेते हैं। इस सदन में दुख की बात है कि हमारे सदस्यगण भी हमारे विदेश में अगर हमारे दुश्मन कोई है, उन जैसे अगर हमारी इकोनॉमी अच्छा चलता है और अच्छे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फिर भी उसके ऊपर जलन से बात करने वाले लोग इधर है। वो दुख की बात है, क्योंकि जब देश अच्छा आगे बढ़ रहा है सब उसमें गर्व लेना चाहिए, ना कि मजाक उड़ाना। ये मजाक उड़ाने की बात है सर। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और पूरे डॉलर विदेश में स्ट्रांग हो रही है। सिर्फ इकोनॉमी भारत का उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, उसको आनंद लेना चाहिए, ना कि ऐसे मजाक की बात। शर्म होना चाहिए सर। कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर भीड़ भाड़ की शिकायत मिलने के बाद एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज खुद हालात का जायजा लिया। इसके बाद मंत्रालय ने एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसमें डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड में वेटिंग टाइम शो करने, पीक आवर में उड़ानों की तादाद घटाने जैसे कदम शामिल हैं। क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पे हम मौजूद हैं और यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी बताने के लिए मौजूद हैं कि कंजेशन को लेकर के जो तमाम कदम सरकार उठा रही है, जो नए दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, वो कितना यहाँ पर उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। इस वक्त आप देखें तो शाम का समय है। टर्मिनल 3 पर यहाँ पर यात्रियों की अच्छी खासी संख्या नजर आ रही है, लेकिन दिशा निर्देश जो सरकार ने जारी किए थे उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि वॉलंटियर्स को यहाँ पर बने रहना है, पैसेंजर्स को असिस्ट करना है कि वो सही तरीके से उनको एंट्री करने में कोई दिक्कत ना है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं उनकी संख्या में बढ़ाने के लिए भी कहा गया था। इस वक्त आप देखें तो एविएशन सेक्टर लगातार वो प्री कोविड स्तर पर आ रहा है, जिसके चलते हवाई मुसाफिरों की संख्या जरूर बढ़ी है, लेकिन उसके चलते एयरपोर्ट पे, खासकर दिल्ली एयरपोर्ट पे जो कंजेशन का प्रॉब्लम है, उसके लिए सरकार इस वक्त एक्शन में नजर आ रही है। ये लंबी कतार इस वक्त जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एंट्री को लेकर के है, और ये इसको लेकर के यानी कि कंजेशन को लेकर के एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज ही एक यहाँ पर औचक निरीक्षण किया, यानी कि सरप्राइज विजिट, और उसके बाद में एक मेगा एक्शन प्लान जो एविएशन मंत्रालय ने तैयार किया है, उसमें ये साफ तौर पे कहा गया है कि एक कमांड सेंटर बनाया जाएगा जो लगातार रियल टाइम बेसिस पे यहाँ पर मॉनिटरिंग करेगा कि कितने मुसाफिर हैं, उनको किस तरीके से मदद की जा सकती है। यही नहीं, फ्लाइट्स जो कि पीक आवर में यानी कि सुबह 5 बजे से सुबह 9 बजे तक उनकी संख्या को कम करने के लिए कहा गया है, और ये भी कोशिश की जा रही है कि फ्लाइट्स को फिलहाल डाइवर्ट किया जा सके टर्मिनल 2 टर्मिनल 1 पर, यानी कि दबाव को इस तरीके से उसको बांटा जाए कि सारा दबाव सिर्फ T3 पे ही ना आए। इसके अलावा यहाँ पर वॉलंटियर्स की तैनाती, इस तरीके से आप देखें तो वॉलंटियर्स लगातार मौजूद हैं जो मदद कर रही हैं कि क्या पैसेंजर्स वो सिक्योरिटी चेकिंग करके अंदर जा पाएँ या उनको सही जानकारी मुहैया हो पाए। तो इस तरीके से कोशिश की जा रही है कि सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। लेकिन सिक्के का एक पहलू ये भी है कि आंकड़े लगातार हवाई मुसाफिरों के बढ़ रहे हैं, एयरपोर्ट पे उसका दबाव साफ नजर आ रहा है। यही वजह है कि दिशा निर्देश देने के बावजूद भी स्थिति में बहुत ज़्यादा इस वक्त आपको इम्प्रूवमेंट अभी नज़र नहीं आएगा, और उसके लिए अभी भी एविएशन मंत्रालय का दावा है कि जो नए दिशा निर्देश जारी किए हैं उससे आने वाले 2 या 3 दिन में स्थिति में काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा।
चलिए बढ़ते हैं आगे। दिसंबर में एयर ट्रैफिक प्री कोविड स्तर पर पहुंच चुका है। एयर ट्रैफिक में बढ़ोतरी और सस्ते कच्चे तेल से एविएशन सेक्टर के लिए क्या है ट्रिगर, बता रहे हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे। जी बिल्कुल, जो एवरेज डेली पैसेंजर की जो मूवमेंट होती है वो जो है अब कोविड-19 लेवल्स की जो पीक लेवल से दिसंबर के महीने से अब उसको वो सरपास कर चुकी है। कल के आंकड़े की बात करें तो 4.2 लाख डोमेस्टिक पैसेंजर्स मूव किए हो, और अगर दिसंबर 19 का पीक ले कोविड-19 का तो वो जो 4.2 लाख था। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है कि जो पैसेंजर लोड फैक्टर होता है वो सारे एयरलाइंस का 90% के ऊपर है, और अगर एयर इंडिया की बात करें तो वो तो 96% पे है। पैसेंजर लोड फैक्टर बेसिकली होता है अगर आप 100 सीट्स प्लेन में है तो उस 90 से ज़्यादा जो सीट्स है जो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है एट एन एवरेज सारे रूट्स को लेके, तो ये दो डेटा पॉइंट बहुत स्ट्रांग है। हमने देखा कि जो एक्सपेंशन हो रही है, एयरपोर्ट ले लीजिए या आप एयरपोर्ट लाउंजेस ले लीजिए, अगले 20 साल में जो है एयरपोर्ट की साइज़ है ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ जाएंगी जितने ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स है, और अगर लाउंज सर्विसेज की बात करें तो वो तो 4 गुना बढ़ने वाली है। अब इसमें स्टॉक्स कौन कौन से हैं? ऑफकोर्स आपने कहा इंटरग्लोब एविएशन, स्पाइसजेट जैसे एविएशन स्टॉक्स हैं, लेकिन उसके अलावा ड्रीम फोक सर्विसेज वाले भी स्टॉक्स हैं जो आपके लाउंज सर्विसेज देते हैं एयरपोर्ट में। और इसके अलावा जो है ऑफकोर्स जीएमआर की जो एयरपोर्ट की कंपनी है जो लिस्टेड हुई है हाल ही में, तो वो भी फोकस में रहेगा। लेकिन क्या अहम ट्रिगर्स एविएशन स्टॉक से ये भी बता दूं, एयरफेयर बढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा है एयर ट्रैफिक का क्योंकि फेस्टिव सीजन है, 2 साल बाद लोग बाहर घूमने निकल रहे हैं, और लोअर क्रूड प्राइजेस हैं। अगर ट्रिगर्स की बात करें जीएमआर एयरपोर्ट्स की तो वो डाइवेस्ट कर रहे हैं अपनी एक स्टेक सेबू में जहाँ पे 1330 करोड़ मिलेगा, और उनका जो है डेट रिडक्शन जो है इम्प्रूव होगा। इसके अलावा जो है वो हाई ग्रोथ इंडोनेशियन मार्केट में जाएंगे। और अगर लास्ट में बात करूं ड्रीम फोक सर्विसेज की तो उनका भी अहम ग्रोथ ट्रिगर है कि जो एयरपोर्ट लाउंज है वो 15 गुना बिजनेस बढ़ने वाला है 2030 तक, और इसके जो CAGR लाउंज मार्केट का है वो 43% का रहेगा, और लगभग 6000 करोड़ का ये मार्केट हो जाएगा। बढ़ते आगे। नई गैस प्राइसिंग पर किरीट पारीख की रिपोर्ट पर इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन शुरू हो चुकी है। इस महीने के आखिर तक नई प्राइसिंग फॉर्मूले की मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा जा सकता है। इस एक्सक्लूसिव खबर की ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने किरीट पारीख कमेटी के रिपोर्ट के ऊपर जो इंटरनल रिव्यू है वो पूरा कर लिया है, और अब मंत्रालय ने इस रिपोर्ट पर इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत कर दी है। जब इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद इसे तुरंत ही कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सूत्र हमें बता रहे हैं कि मंत्रालय की योजना ये है कि इस महीने के आखिर तक ये जो प्रस्ताव है वो कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। एक बार जब कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएगी उसके बाद जो मौजूदा प्राइस साइकिल है उसके पहले ही जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड नेचुरल गैस है, जो APM गैस है, उसकी समीक्षा होगी। मंत्रालय इस बात के पक्ष में है कि वो मौजूदा साइकिल के पूरा होने का इंतजार नहीं करेगी। जैसे ही कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी इसको जो नई कीमतें हैं उसकी समीक्षा होगी और इसका फायदा जो है कंज्यूमर को दिया जाएगा। जो फॉर्मूला किरीट पारीख कमेटी ने दिए हैं उसके हिसाब से कंज्यूमर को $2 पर MMBTU का फायदा जो है वो गैस की कीमतों में होता हुआ दिख रहा है, और नए सिफारिशों के हिसाब से गैस की जो कीमतें हैं अब 6 महीने के बजाय हर महीने जो है उसकी समीक्षा होगी और उसमें बदलाव किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि रिपोर्ट के हिसाब से जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड नेचुरल गैस है उसके लिए जो सीलिंग प्राइस है वो $6.5 का तय किया गया है, फ्लोर प्राइस $4 पर MMBTU का तय किया गया है, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को पहले ही बताया है। साथ ही साथ कमेटी ने इस बात की भी सिफारिश की है कि जनवरी 2027 से जो डोमेस्टिक गैस है उसकी कीमतों को मार्केट से लिंक कर दिया जाए। बढ़ते हैं आगे। स्नैपडील की सब्सिडरी यूनिकॉमर्स की IPO लाने की तैयारी पूरी हो गई है। ई-कॉमर्स टेक्नोलॉजी सर्विस फर्म यूनिकॉमर्स ने इसके लिए मर्चेंट बैंकर्स भी तय कर लिए हैं। क्या है पूरी खबर, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग जोशी। डिजिटल ई-कॉमर्स फर्म स्नैपडील की सब्सिडरी कंपनी यूनिकॉमर्स सॉल्यूशन ने अपने IPO की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सूत्रों ने ET Now को बताया कि यूनिकॉमर्स ने IPO के योजना के लिए CLS से और IIFL सिक्योरिटीज़ को मर्चेंट बैंक के तौर पर हायर किया है। यूनिकॉमर्स का 500 करोड़ रुपए का IPO प्रस्ताव पेरेंट कंपनी स्नैपडील द्वारा हाल ही में अपने स्वयं के IPO के लिए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस को वापस लेने के बाद आया है। हम आपको बता दें कि यूनिकॉमर्स में स्नैपडील का मेजॉरिटी स्टेक है, जबकि जापान की सॉफ्टबैंक
इस कंपनी में एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर के रूप में है। बढ़ते आगे, भारत की अध्यक्षता में G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक मुंबई में कल से होने जा रही है। यह बैठक 16 दिसंबर तक चलेगी। G20 के सदस्य अतिथि देश और आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस बैठक में व्यक्तिगत रूप से हिस्सा लेंगे। भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि G20 शिखर समिट ग्लोबल स्तर पर आई कई चुनौतियों के बीच हो रहा है। भारत विकासशील देशों से जुड़े अहम मुद्दों को सामने लाएगा। Now, G20 has had a very major impact in the past on global economic, financial issues, on geopolitics. In 2008, when there was a major global economic crisis, in the London G20 summit, there was coordinated action and a very big package was announced by G20. You've had Basel III norms for banks emerging from G20. You've had the recapitalization of the International Monetary Fund. And on the initiative of our Prime Minister during the Saudi Arabian presidency, there was a sustainable debt package which was given out to the developing countries. So very many big things in the world have happened because of G20. This will be the biggest ever gathering of leaders in India. There will be 43 leaders. In addition to G20, there are 9 special invitees. And there are a vast range of international organizations from UN to OECD to WHO, WTO. All of them will be represented. Now, this will be the biggest event held in India because we've had CHOGM, we've had NAM in the past, but they were events for 2 to 3 days in Delhi. This is the first time that you will have G20, which will be spread through the year from 1st December to the 1st of December through the year. And it's biggest because you will be hosting this in almost every state and every union territory of India. और इधर हफ्ते के पहले दिन बाजार में कैसी रही हलचल और किस तरह से आगे होने वाले हैं बाजार में ट्रेंड्स, ये हम बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और चलिए बढ़ते हैं आगे बात आज के बाजार की। तो हफ्ते के पहले दिन बाजार में आज बंद होते होते निचले स्तरों से रिकवरी नजर आई। निफ्टी की शुरुआत नेगेटिव हुई लेकिन बाद में करीब 150 अंक सुधरकर लगभग फ्लैट बंद हुआ। निफ्टी बैंक भी 300 अंक की रिकवरी के साथ हरे निशान में बंद हुआ, लेकिन सेंसेक्स में मामूली गिरावट नजर आई। बाजार को सरकारी बैंक, मेटल और एनर्जी स्टॉक से सहारा मिला। अगर सरकारी बैंकों में बड़ी तेजी के बाद क्या अब भी खरीदने के मौके हैं, बेचें या होल्ड करें? क्या कैपिटल गुड्स शेयरों में अब भी निवेश का मौका है? कुछ ऐसे ही सवालों को हमारे सहयोगी अजय शर्मा ने क्वांट एमएफ के सीईओ संदीप टंडन से जानने की उन पर जवाब कोशिश की। आपने रिसेंटली लिस्टेड कुछ फूड कंपनीज भी ऐड की हैं, ये क्यूएसआर फूड स्नैक्स, इस स्पेस पे आपका क्या व्यू है? इसमें क्या है कि हम लोगों को एक स्पेस बहुत अच्छी लगती है। इसी कोविड के बाद सबसे एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना हुआ है हाइजीन को लेके। अपना ऐसे कंट्री की हम बात करें, हम लोग हाइजीन सेंट्रिक नहीं थे, चाहे आप लोअर स्टेटस की सोसाइटी की भी बात करें, वहां तो हाइजीन से रिलेटेड और भी ज्यादा प्रॉब्लम। तो उस बैकग्राउंड में हमने एक ट्रेंड देखा है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर पे फोकस गया। ओके, एक तो वो क्वालिटी भी मेंटेन नहीं कर पाए और हाइजीन को लेके पर्टिकुलरली जब आप कोई भी चीज फूड आइटम्स हैं, ओके, उसको लेके लोग ज्यादा कॉन्शियस हैं, लोग ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस भी हुए हैं, लेकिन क्वालिटी को लेके ज्यादा फोकस आया है। तो इसलिए वो बैकग्राउंड में हम लोग को जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की कंपनीज हैं उसमें ग्रोथ दिखती है और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ छोटा मोटा कमोडिटी प्राइसेस का इम्पैक्ट आएगा उनमें, उसमें हम डिनाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म कमोडिटी एग्री कमोडिटीज में भी बड़ी तेजी दिखती है, तो इनके मार्जिन पे इम्पैक्ट होगा, बट इनको पास करने की एबिलिटी है। तो जिस तरह का अपॉर्चुनिटी है इस स्पेस के अंदर, ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर की जो लोग बात करते हैं कि ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, तो मैं इसको उस थीसिस में देखता हूं कि एक लॉन्ग टर्म
वॉल्यूम ईयर ऑन ईयर इसमें हमको ग्रोथ मिलेगा, तो वो थीसिस से हमने कुछ स्टॉक्स पोर्टफोलियो में बिल्ड किए हैं। एग्री कमोडिटी में तेजी से याद आया कि दो आपके पास काफ़ी इंटरेस्टिंग कंज्यूमर स्टॉक्स भी हैं। एक में पहले बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह रेज किया जाता था ESG को लेके, क्योंकि शायद उसके अंदर सिगरेट बिजनेस भी है, लेकिन बाद में डीप वैल्यू के चक्कर में चला। आप क्या होल्ड कर रहे हैं वो? और आपने कुछ फूड कंपनीज जो पहले एडिबल ऑयल थी या पूरी फूड कंपनीज इंटीग्रेट होके, वो प्ले भी आपको पसंद आ रहा है, अभी आप होल्ड कर रहे हैं? जी देखिए, ऐसे मैंने आपको बोला कि हमको एग्री एज अ थीम, फूड एज अ थीम प्ले कर को क्लैरिटी दिखती है कि ये हमारा एक कोर पोर्टफोलियो है, हमको लॉन्ग टर्म अच्छा लगता है। और दूसरा, आपने जो ESG से रिलेटेड पॉइंट बताया, देखिए ESG इज अ गुड कंसेप्ट, हम लोगों को ऐसा सोसाइटी और ऐसे इन्वेस्टर भी फॉलो करना चाहिए। जो हम लोग खुद भी बोलते हैं कि हमारा भी ESG फंड है, और हम लोग तो वो फंड के टाइम पे भी बोला था कि नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स के अंदर हमारे सारे फंड ESG कंप्लायंट जैसी सिचुएशन में होंगे। बढ़ते हैं आगे। डालमिया भारत JP एसोसिएट्स का सीमेंट कारोबार खरीदेगी। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। जी, JP एसोसिएट्स की आज बोर्ड की बैठक थी, जिसमें वो सीमेंट कारोबार को बेचने की योजना बना रही थी, और बाजार खत्म होते होते ये खबर भी आ गई कि डालमिया भारत कंपनी के सीमेंट एसेट्स को खरीदेगी, जिसमें कि क्लिंकर और पावर प्लांट्स को भी खरीदने की योजना है। अब ये जो कुल डील होगी उसकी एंटरप्राइज वैल्यू 5,666 करोड़ बताई जा रही है, जिसका कि अनुमान भी हम लगाकर चल रहे थे। कुल 9.4 मिलियन टन पर ईयर की क्षमता जो है सीमेंट प्लांट्स की, वो डालमिया भारत यहाँ पर खरीदेगी। अब इसमें अदानी ग्रुप और आदित्य बिरला का भी नाम सामने निकल कर आ रहा था, जो कि एक प्रबल दावेदार थे, लेकिन डालमिया भारत इस डील को जीतते हुए दिखाई दे रही है। हम आपको बता दें कि JP ग्रुप के सीमेंट यूनिट्स की सालाना क्षमता जो है वो 10.55 मिलियन टन है, और ये जो डील होगी इससे JP ग्रुप को ये फायदा होगा कि एसेट बिक्री के जरिए लेंडर्स का कंपनी में करीब 28,000 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोजर है, तो अपने कर्ज को कम करने में कंपनी को मदद मिलेगी। और अगर ये सीमेंट एसेट की बिक्री हो जाती है तो JP एसोसिएट्स को NCLT प्रोसीडिंग से भी राहत मिलेगी। हम आपको बता दें कि SBI ने ये प्रक्रिया के लिए अर्जी भी दी थी, लेकिन अगर ये डील हो जाती है तो फिर NCLT प्रोसीडिंग्स में कंपनी को नहीं जाना पड़ेगा JP एसोसिएट्स को। इसके अलावा डालमिया भारत को ये फायदा होगा कि JP ग्रुप का करीब 50% से ज़्यादा क्षमता जो सेंट्रल मार्केट में है, उसका फ़ायदा यहाँ पर डालमिया भारत को मिलता हुआ दिखाई देगा। हम आपको बता दें कि सेंट्रल रीजन में ही JP एसोसिएट्स की जो कुल क्षमता है वो 10 से 12% है, मार्केट शेयर है, और इसमें मार्केट लीडर जो है वो अल्ट्राटेक सीमेंट है। तो JP एसोसिएट्स का जो मार्केट शेयर है उसका फ़ायदा यहाँ पर डालमिया भारत को मिलता हुआ दिखाई देगा। एक पैन इंडिया प्लेयर के तौर पर कंपनी सामने निकल कर आएगी, और इसके अलावा FY31 तक उनका जो प्लान है 110 से 130 मिलियन टन की कैपेसिटी करने का, वो भी पूरा होता हुआ दिखाई देगा। और इसी के साथ ही साथ सेंट्रल रीजन में उनको एक अट्रैक्टिव यहाँ पर शेयर मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये विन विन सिचुएशन है दोनों ही कंपनियों के लिए। इस वजह से हमने देखा कि दोनों ही कंपनियों के शेयरों में शानदार तेजी आज देखने को मिली। बढ़ते हैं आगे। पोर्ट्स पर एक्टिविटी कितनी बड़ी है? क्या ग्लोबल चुनौतियां भारत के एक्सपोर्ट के लिए मुश्किलें पैदा करेंगी? सप्लाई चेन की दिक्कतें कितनी कम हुई हैं? इसका जायजा लेने के लिए ET नाव और ET नाव स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया पहुंचे JNPT और खास बातचीत की JNPT के CMD संजय सेठी से। आइए आपको पूरा इंटरव्यू दिखाते हैं। हमारे साथ आज संजय सेठी साहब मौजूद हैं, जो चेयरमैन हैं JNPA के। JNPA इंडिया का एक बड़ा मॉडर्न पोर्ट है, जो इंडिया के मेजर पोर्ट्स का करीब 60% कंटेनर ट्रैफिक हैंडल करता है। एक मॉडर्न पोर्ट है, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। मगर आज हम संजय जी से समझेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर के पोर्ट्स कितना बड़ा योगदान दे रहे हैं, JNPA के आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, और जो सप्लाई चेन की इशू हम कई समय से सुन रहे हैं वह क्या रियलिस्टिक है। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ET नाव स्वदेश को मौका दिया कि हम इतनी बड़ी एक कोहिनूर का जो हीरा जिसे हम बोल सकते हैं भारत के अंदर है, आपसे शोकेस करने का मौका दिया। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा एक बड़ी बिग पिक्चर ये है कि पोर्ट का जो ट्रैफिक होता है अक्सर माना जाता है कि वो इकॉनमी का मार्गदर्शक है, और हमने नवंबर का जो डेटा देखा है, एग्रीगेट डेटा, वो बहुत मज़ेदार नहीं है। तो क्या इकॉनमी स्लो डाउन हो रही है? जहाँ तक
JNPA का सवाल है, हमारा जो इसमें वृद्धि हुई है वो 10% है, तो 8 से 10% ग्रोथ नॉर्मल ग्रोथ से ज़्यादा है। बाकी के देश के बारे में या इंटरनेशनल बिजनेसेस के बारे में, इकोनॉमी के बारे में आपको भी पता है कि इंटरनेशनली एक स्लो डाउन है कुछ, जिसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जो है वो आने वाले टाइम में शायद दिखेगा। तो आपको क्या लगता है कि आप इस प्रकार 10-12% पे ग्रो कर पाएंगे आने वाले 2-3 साल के लिए? जो इंटरनेशनल सिचुएशन का जहाँ तक सवाल है वो पूरी तरह से शायद किसी के भी हाथ में नहीं है। जो 2 या 3 बड़ी चीज़ें हुई, रशिया यूक्रेन वॉर की बात है और कोविड रिलेटेड या अभी चाइना में से फिर से जो प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से जो होने वाला इम्पैक्ट है उसको पूरी तरह से नहीं फोरकास्ट किया जा सकता। लेकिन जिस तरह से हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट और जिस तरह एक्सपोर्ट का यूज़ किया जाता है उसमें हमें अपेक्षा है कि इसी तरह वृद्धि चालू रहेगी। तो जो सप्लाई चेन की हम बात कर रहे थे, सुन रहे थे कि भाई कई पोर्ट्स में कंजेशन हो चुका है, सप्लाई चेन खराब हो चुकी है, शिपिंग लाइंस बाल नहीं उठा रही है, कंटेनर्स जम चुके हैं, क्या ये हकीकत है या एक मिथ है? नहीं, देखिए, जो सिर्फ कोविड के टाइम कुछ देर के लिए 1 या 2 क्वार्टर्स में प्रॉब्लम हुए वो थे, और वो यहाँ पे भी कुछ 2020 का जो एक क्वार्टर था उसमें ग्रोथ भी कम हुआ और वो साल का जो ग्रोथ है वो भी कम हुआ, लेकिन उसके बाद से जो है स्टेडीली हम ग्रो कर रहे हैं। इस पोर्ट के बारे में बताइए, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे हम कहाँ पर खड़े हैं, ये बड़ी मशीनें क्या है, ये क्या होता है यहाँ पे? जब हमारे चैनल में जब एक शिप एंटर करता है, और आजकल जो है कंटेनर के शिप्स जो हो गए हैं वो बहुत बड़े बड़े शिप्स होते हैं, 400-400 मीटर के शिप जो हैं वो बनने लग गए हैं, और 24-24 हज़ार तक TEUs जो कि कंटेनर का एक यूनिट होता है उसके अंदर हैंडल किए जाते हैं। तो ये जो की होती है या कोस्ट होता है जहाँ पे हम शिप को लाते हैं, और यहाँ पे ये बड़ी क्रेन्स के मार्फत जो की क्रेन्स हैं, तो एक टाइम पे जो हैं वो 3 या 4 क्रेन एक शिप से जो है उसको लोडिंग और अनलोडिंग का कार्यक्रम जो है पूरा करती हैं। तो यहाँ पे आने के बाद कंटेनर को उठाया जाता है, अनलोड किया जाता है और उसको एक ट्रैक्टर ट्रेलर पे रखा जाता है। कंटेनर यहाँ पर नीचे आता है, जिस तरह से और हाँ जी, और उसी टाइम पे दूसरा TT लगाया जाता है जो यहाँ से जाने वाला एक्सपोर्ट है उसको वो उठा के उसमें रखता है। ये जो शिप अभी यहाँ लगी हुई है, ये 24 घंटे में अनलोड करके लोड करके निकल जाए? जी बिल्कुल बिल्कुल, उसको टर्न अराउंड टाइम कहा जाता है, जो कि यहाँ पे जो कि एफिशिएंसी के हिसाब से काफ़ी अच्छा है और उसमें निरंतर जो है इम्प्रूवमेंट किया गया है। तो एक चीज़ बताइए, जो 24 घंटे के अंदर जो हम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड क्या है? नहीं, हम ना केवल इंडिया में पर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स से के हिसाब से हम काफ़ी ऊपर हैं। आप काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अगले 5 साल में एक मेजर पोर्ट लेकर आने वाले हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? पहली बात ये है कि ये चीज़ जो है, नया पोर्ट बनाना तो डेफिनेटली पूरे कंट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए इतना बड़ा पोर्ट जो अब हम इसके बाद बात कर रहे हैं वो इससे 2.5 से 3 गुना बड़ा होने वाला है, जो अन्य 5 साल में आ रहा है। हाँ जी, वो वाडवन पोर्ट है जो यहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी पे है, डहानू तालुका है महाराष्ट्र का, वहाँ पे वो बनने वाला है। तो उसके लिए जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी, ट्रैफिक कितना ग्रो होगा, उसके हिसाब से आने वाले दिनों में चेंजेस क्या हो रहे हैं कि शिप्स का साइज बहुत बड़ा हो रहा है, जिसको कि ज़्यादा ड्राफ्ट लगता है। एक नया मॉडर्न पोर्ट हम आज के दिन में हम लोग और मुंद्रा हम 25-26 पे हैं, पहले 100 पोर्ट में सिर्फ यही 2 पोर्ट आते हैं। तो वहाँ पे एक आकांक्षा है कि टॉप 10 में एक पोर्ट इंडिया से जरूर हो जो कि वाडवन होगा। तो वाडवन आने वाले सालों में इंडिया का जो वर्ल्ड के टॉप 10 में आएगा, जिस तरह की उसकी कैपेसिटी बिल्ड हो रही है, जो हम ये मापदंड कह रहे हैं ये कैपेसिटी के हिसाब से है। अच्छा। और उसमें टॉप 10 में 7 पोर्ट जो हैं वो चाइना के हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने वो बड़े पोर्ट बनाए। अच्छा, तो जब आप ये कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी के लिए पोर्ट मार्गदर्शक होता है, तो एक ये सबसे बड़ा फैसिलिटेटर है कि जब अगर इकोनॉमी ग्रो हो तो हमारे पास उसको हैंडल करने के लिए उस क्षमता के पोर्ट्स भी उपलब्ध हो।
तो अब जब पोर्ट की प्लानिंग होती है, मल्टी ईयर प्लानिंग होती है, इस बेसिस पे करी जाती है कि आने वाले 25 से 30 साल देश की आर्थिक व्यवस्था किस दिशा पे जाएगी। तो ये जो अब नया पोर्ट बना रहे हैं, क्या एक प्रकार का एंडोर्समेंट है कि इंडिया से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अब जबरदस्त बढ़ने वाला है? जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया, केंद्र शासन ने, कि इस तरह का नया पोर्ट जो है हमें ज़रूरत है, वो बहुत सारी डिटेल्ड स्टडीज़ के हिसाब से जो है उसको प्लान किया गया है और उसी के अंतर्गत जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होने वाली है उसके हिसाब से उसकी तैयारी की गई है। एक मैं अक्सर जब ग्लोबल फॉरेनर्स, उद्योगपतियों से बात करता हूँ, लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से बात करता हूँ, सब कहते हैं जी इंडिया इज़ नॉट कंपेरेटिव। और इंडिया कंपेरेटिव इसलिए नहीं है बिकॉज कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स आर वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो अगर इंडिया को कंपेरेटिव बनना है, क्योंकि आप दूसरे देशों से आप टक्कर लेने वाले आने वाले समय में, जो हमारे प्रधानमंत्री की जो आत्मनिर्भर पॉलिसीज़ हैं, मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, उसमें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम कैसे होंगे? तो हम जो उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ये वाला पार्ट है कि अगर मैं आपको एक या दो उदाहरण दूं कि पोर्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, हम एक कॉमन पार्किंग प्लाजा बनाते हैं जिसकी वजह से आने वाले कंटेनर को, एक्सपोर्ट वाले को डायरेक्टली एंट्री मिल रही है, इसको डायरेक्ट पोर्ट एंट्री कहा जाता है। तो एक कंटेनर के पीछे या एक ट्रक के पीछे अगर उसका एवरेज वो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, बिकॉज टाइम को आप जब कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आपने लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूट किया। इसी तरह से जब हम कह रहे हैं कि हमने सब टाइम और कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो है JNPA जो है बेस्ट आया, उसका क्या मतलब है कि हम लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम कर पाए। तो मेरा आखिरी सवाल अब आपसे है, आने वाले 3 से 5 साल में पोर्ट सेक्टर के लिए क्या सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है? जो पहला चैलेंज है वो ये है कि हमारे कंट्री के लिए हमें कंटेनराइजेशन और करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो है ज़्यादा से ज़्यादा कार्गो को कंटेनर्स के मार्फत जो है हैंडल किया जाता है। दूसरा जो है वो ये है कि जो कनेक्टेडनेस है, जो हमारे टेक्नोलॉजी के सिस्टम्स हैं, आज के दिन में हम आपस में स्टेक होल्डर्स को कनेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। हम नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल एक बना रहे हैं मरीन का, जिससे कि वो कनेक्ट हो पाएँ। पर आने वाले दिनों में ज़रूरत पड़ेगी कि हम वर्ल्ड के बाकी जगह से, पोर्ट से और कनेक्ट हो पाएँ। सो सेकेंड विल बी दैट, and third will be, as I said, because the ship size is increasing, the shipping lines are coming together, we will have to be very competitive, we'll have to leverage those energies and strengths कि जिसकी वजह से हम डील उनसे competitive manner में कर पाएं। चलिए, आपने हमें यहाँ पे बुलाया और आपने अपने समय दिया, एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा 18 नाउ के लिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बढ़ते आगे, नेचुरल गैस की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। क्या है इसकी तेजी की वजह, बता रहे हैं हमारे सहयोगी विश्व मोहन। देखिए, सबसे बड़ी वजह तो यही है कि जो सर्दियों की डिमांड है वो आगे बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। हालांकि इस बार जो स्टोरेज है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसकी दिक्कत नहीं है। उसके बावजूद जिस तरह की डिमांड आने वाले हफ्ते में देखने को मिलेगी, उसका फ़ायदा यहाँ पर मिल रहा है। नाइमेक्स नेचुरल गैस में आज देखें तो 10% से ज़्यादा की तेज़ी वहाँ दिख रही है। MCX नेचुरल गैस में 12% से ज़्यादा की तेज़ी दिख रही है और हफ्ते भर में 25% से ज़्यादा कीमतों में उछाल आ चुका है। दूसरी तरफ यूरोप में रूस से होने वाली सप्लाई को लेकर चिंता बरकरार है। वहाँ पर एक ओवरहैंग है, किस तरह की सप्लाई रहेगी उसको लेकर अनिश्चितता है। रूस को लेकर रूस का रिएक्शन किस तरह का रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस कैप को लेकर चिंता बरकरार है और लगातार रूस की तरफ से बयानबाजी भी हो रही है। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर है जो गैस की कीमतों को सपोर्ट कर रहे हैं। देखते हैं आगे किस तरह के मार्केट रहते हैं, लेकिन इस हफ्ते भर की बात करें तो जबरदस्त तेजी के मूड में नेचुरल गैस वापस से दिखने लगा है। इधर क्रूड में फिर से गिरावट नजर आ रही है। क्रूड मार्केट्स को लेकर क्या ताजा अपडेट्स हैं, बता रहे हैं विश्व मोहन।
देखिए, क्रूड को लेकर सबसे बड़ी चिंता ये है चाइना को लेकर। चाइना में हालांकि कोविड नियमों में ढील ज़रूर दी जा रही है, लेकिन रिकवरी को लेकर चिंता अभी भी बरकरार है और पाबंदियों में छूट देने के साथ ही वहाँ पर नए कोरोना के जो केसेस है वो भी बढ़ने शुरू हो गए। तो ऐसे में लग रहा है कि जो डिमांड में रिकवरी की जो उम्मीद की जा रही है उसमें देरी हो सकती है, तो इसका यहाँ पर नुकसान हो रहा है। पिछले हफ्ते हमने देखा कि 10% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली थी और वो अप्रैल के बाद WTI क्रूड में सबसे बड़ी वीकली गिरावट थी। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो वहाँ पर भी अगस्त के महीने के बाद सबसे बड़ी वीकली गिरावट पिछले हफ्ते हमने देखी थी। और आज हालांकि शुरुआती कारोबार में तेजी दिख रही थी, लेकिन वो तेजी अब गायब होती दिख रही है और वापस से यहाँ पर दबाव दिखना शुरू हो रहा है और जो कॉन्टैंगो में चला गया, यानी मतलब ये है कि फ्यूचर्स का जो भाव है वो हाजिर में जो क्रूड का भाव है उससे ज़्यादा चला है। फॉरवर्ड मंथ के कॉन्ट्रैक्ट के भाव अगर आप फ्यूचर्स के देखें तो वो ऊपर चले गए। ये साफ संकेत दे रहे हैं कि स्पॉट में अभी भी दाम कम है, उस तरह की डिमांड नहीं है और डिमांड का ही यहाँ पर इम्पैक्ट हो रहा है। और अगले साल 2023 की शुरुआती महीने में लग रहा है कि यूएस में एक माइल्ड रिसेशन देखने को मिल सकता है, तो उसका भी असर आने वाले समय में क्रूड कीमतों पर रहेगा। तो तमाम सारे फैक्टर्स मिलकर क्रूड कीमतों पर फिलहाल दबाव बना रहे हैं। जी, बढ़ते आगे और अब बात कुछ राजनीतिक खबरों की। तो गुजरात के रण में महासंग्राम के बाद एक बार फिर भूपेंद्र पटेल गुजरात की गद्दी पर काबिज हो चुके हैं। गांधीनगर सचिवालय के हेलीपैड ग्राउंड में राज्यपाल ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। साथ ही भूपेंद्र पटेल के बाद 16 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। इनमें 8 कैबिनेट, 2 स्वतंत्र प्रभार और 6 राज्य मंत्री शामिल हैं। बता दें कि इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। इसके अलावा 2000 से ज्यादा दूसरे नेता और 200 संत भी शपथ ग्रहण का हिस्सा बने। और अब बात 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस की, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्रियों के बीच जंग छिड़ गई है। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब नया मोड़ आ गया है। दरअसल मामले को लेकर नोरा फतेही ने दिल्ली हाई कोर्ट में जैकलीन फर्नांडिस और कई मीडिया कंपनियों के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया है। नोरा फतेही का आरोप है कि महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनका नाम जबरन घसीटा गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सुकेश से उनका कोई सीधा संपर्क नहीं था। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नीलाशीष रॉय चौधरी। बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही ने जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में मानहानि याचिका दायर की। ये मामला वहां से आता है जहां पे 200 करोड़ के एक्सटॉर्शन मामले में सुकेश चंद्रशेखर को लेकर जो चार्जशीट फाइल हुई थी उसमें जैकलीन फर्नांडिस को एक अक्यूज बनाया गया था, जबकि नोरा फतेही एक विटनेस है। पीएमएलए के अपीलेट अथॉरिटी के सामने जैकलीन फर्नांडिस ने कहा था कि जबकि दूसरे सेलिब्रिटीज जैसे नोरा फतेही को भी गिफ्ट्स मिले थे सुकेश चंद्रशेखर से, तो फिर उनके साथ असमान व्यवहार क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जैकलीन फर्नांडिस को एक अक्यूज बनाया है जबकि नोरा फतेही केवल एक विटनेस है। अब नोरा फतेही का ये कहना है कि बिना वजह जैकलीन फर्नांडिस ने नोरा फतेही का नाम इस मामले में घसीटा है और ये भी कहा गया है कि जो प्रतिष्ठा होती है एक कलाकार के जीवन में, वही उसके करियर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। नोरा फतेही ने यह भी कहा कि जिस तरह से जैकलीन फर्नांडिस ने नोरा फतेही का नाम लिया है, उससे उसकी कोशिश ये लगती है कि नोरा फतेही के करियर को ये डिस्ट्रॉय करना चाहती है, समाप्त करना चाहती है और इस तरह से डिफेमेशन का केस बनता है जैकलीन फर्नांडिस पे। अब सोमवार को इस मामले की सुनवाई होगी पटियाला हाउस कोर्ट में। देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या निकल के आता है कोर्ट से इस मामले में। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।